हाँ देखो शुरू करते हैं। अपन मुगल शैली का लगभग लास्ट चित्र पढ़ रहे थे, जहांगीर का सपना। इससे पहले देखो अपन ने औरंगजेब के बारे में पढ़ा था कि 1658 में जैसे उसने सत्ता हासिल की। आवाज आ रही है सबके पास क्लियर? यस सर। हाँ ठीक है। तो जैसे ही औरंगजेब ने सत्ता हासिल की, उसने चित्रकला को धर्म विरुद्ध घोषित कर दिया और अपने भाइयों को मारकर, अपने पिता को कैद खाने में डालकर जैसे ही वो शासक बना, पूर्वजों द्वारा जो भित्ति चित्र बनाए हुए थे उनको सबको उसने मिटा दिया, सफेदी पुतवा दी सब पे। ऐसे धीरे 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 करके और वो चित्रकला का सर्वनाश कर दिया। मतलब चित्रकला उसके समय आते आते बिल्कुल पूर्णतः नष्ट हो चुकी थी। इसके बाद में बात करें अपन कि मुगल शैली के चित्रों की बात कर रहे थे, तो चित्रों में सबसे पहला चित्र पढ़ा था अपन ने, कौन सा? सलीम का जन्म। गुड मॉर्निंग। अच्छा गुड मॉर्निंग। तो सलीम का जन्म पढ़ा अपन ने, और सलीम के जन्म चित्र में पढ़ा था कि इसको केसु ने बनाया था। अकबर के समय में ये चित्र बना था और एक अलग अलग खंडों में इसको विभाजित किया गया था। किसी खंड में प्रसूति घर दिखाया गया था, किसी घर में, किसी खंड के अंदर खैरात बांटते हुए महल पे एक मोर को चित्रित किया गया था। ठीक है, राज प्रजापत गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। इसके बाद में चित्र में संपूर्ण कथा को एक खंडों में विभाजित किया गया और खंडों को अलग अलग तरीके से दिखाया गया। लेकिन चित्रकला के संपूर्ण तत्वों को समाहित करता है, चित्रकला के संपूर्ण तत्वों को दिखाता है। चित्र खंडों में विभाजित होते हुए भी बिल्कुल एकता दिखती है चित्र में, ऐसे अलग अलग भागों में विभाजित नहीं दिखता वो। ये उसकी मोस्ट विशेषता थी। ठीक है, इसमें आकर्षक रंगों का प्रयोग किया गया था। इसके बाद में चित्र आता था कबीर और रैदास। कबीर और रैदास शाहजहां के समय में बना था। इसको फकीर उल्लाह है, उस्ताद फकीर उल्लाह ने बनाया था। कब बनाया था? 1640 में। उस्ताद फकीर उल्लाह ने इसको 1640 में बनाया था। इसमें कबीर और रैदास को दिखाया है। कबीर जो बाहर झोंपड़ी के बाहर कपड़ा बुन रहे हैं और उन्हीं के पास में जो रैदास भगत है वो एक चटाई पर बैठे हैं। चटाई पर बैठे बातचीत कर रहे हैं, दोनों आपस में दीन दुनिया को सबको भुलाकर ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं। ऐसा कुछ है इसमें। ठीक है, इसके बाद में आता है दारा सिकोह की बारात, जो अपन ने चित्र पढ़ा था। दारा सिकोह की बारात चित्र शाहजहां के समय बना था। इसको हाजी मदानी ने बनाया था। ठीक है, हाजी मदानी ने बनाया था। दारा सिकोह की बारात में चित्र में संयोजन के सिद्धांत का पूर्णतः पालन किया गया है। अच्छे से संयोजन के सिद्धांतों की पालना की गई है इसके अंदर। ठीक है, आकर्षक रंग योजना बनाई गई है। इसमें एक चश्म आकृतियां बनाई गई हैं। शाहजहां, गुड मॉर्निंग। शाहजहां को पहले आगे आगे दारा को घोड़ी पे, फिर उसके पीछे घोड़े पे शाहजहां को, फिर हाथियों पर रानियों को, इनको चित्रित किया गया है। पासी में एक आतिशबाजी करते हुए चित्र बनाया गया है। ठीक है, नृत्यरत स्त्रियों का चित्रण हुआ है। सामने स्त्री पुरुष बारात का स्वागत करते हुए इसमें चित्रित किया गया है। ठीक है, मानव आकृतियां एक चश्म है, ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद में आता है जहांगीर का सपना, जो अपन ने नहीं पढ़ा था। जहांगीर का सपना आज पढ़ते हैं। जहांगीर का सपना, जहांगीर का सपना। देखो जहांगीर का सपना जो चित्र है, इसमें इसको अबुल हसन ने बनाया था और अबुल हसन ने बनाया था और जहांगीर के काल में ही बना था ये चित्र। जहांगीर के काल में बना, अबुल हसन ने इसको बनाया। और इसमें क्या दिखाया गया? देखो इसमें एक ईरानी राजा था, उसका नाम था शाह अब्बास। ईरानी चित्रकार था जिसका नाम था शाह अब्बास। देखो ये उस समय सबसे शक्तिशाली राजा हुआ करता था। ये राजा उस समय, ईरान का जो शाह है अब्बास था जहांगीर के समय में, ये सबसे शक्तिशाली राजा था उस समय दुनिया का।
तो उस समय ये राजा शक्तिशाली था, इसलिए जहांगीर कभी भी इस पर विजय नहीं पा सका, और जहांगीर एक्चुअल में इससे कभी मिला भी नहीं था, लेकिन इसकी तारीफ सुनता था कि वो विश्व प्रसिद्ध राजा है, शक्तिशाली राजा है। तो उस समय जो ये चित्रकार था जिसका नाम था अबुल हसन, अबुल हसन, इस चित्रकार ने जहांगीर को और शाह अब्बास को गले मिलते हुए चित्रित किया। क्या किया इसने? एक ग्लोब बनाया, गोल ग्लोब, और ग्लोब पर एक आकृति शेर की बनाई, एक आकृति भेड़ की बनाई ग्लोब पर। और ये याद रखना, उस समय ये ग्लोब बना हुआ है, उस समय इस ग्लोब पर पूरा नक्शा बना हुआ है भारत का, सॉरी विश्व का। एक सेकेंड, विश्व का नक्शा बना हुआ है, वो आज भी सटीक जानकारी देता है जो विश्व का नक्शा बना हुआ है, ठीक है ना, आज भी बिल्कुल सटीक जानकारी देता है, आज भी वैसा ही विश्व का नक्शा है। तो उस समय देख लो आप, 16वीं सदी में भी बहुत अच्छा नक्शा बनाया था अबुल हसन ने, ठीक है। तो क्या बनाया यहां पर? बनाया उसने ग्लोब, ग्लोब पर विश्व का मानचित्र बनाया, और उसके ऊपर एक साइड में शेर, एक साइड में भेड़ का चित्र बनाया, और शेर पे खड़ा हुआ बनाया जहांगीर को, और भेड़ पर बनाया शाह को, और ऐसे खड़े हुए, और दोनों आकृतियां गले मिल रही हैं, ऐसा उसने चित्र बनाया। सर जो काय का बना हुआ था सर ये? क्या बोल रहे हो? काय का बना हुआ था? क्या काय का बना हुआ था? नहीं, किस चीज का बना हुआ था क्या? चित्र किस चीज का बना हुआ था? हाँ, ये काय पे बना हुआ था क्या, मतलब कोई पत्थर पे कागज बना पे, हुआ था? कागज पे। इधर देखो एक बार, कागज। एक बार सब देखो, ये सीट है, कागज की सीट होती है, सीट है, सीट के ऊपर उसने ग्लोब बनाया, ग्लोब पे शेर का निशान बनाया, यहाँ निशान के शेर की आकृति बनाई, भेड़ की आकृति बनाई, इस पे विश्व का मानचित्र बनाया, और इस शेर पे खड़ा हुआ बनाया किसको? जहांगीर को, और इस पे बना हुआ किसको बनाया? शाह अब्बास को, और दोनों आकृतियां क्या कर रही हैं? गले मिल रही हैं। ऐसी आकृति बनाई थी इसने, समझे होंगे कुछ तो? अब ठीक है? हाँ सर। गुड। वास्तव में दोनों आकृतियां कभी मिली ही नहीं है, वास्तव में ये दोनों आकृतियां कभी नहीं मिली है, मतलब दोनों, और हकीकत में शाह अब्बास और जहांगीर कभी आपस में नहीं मिल पाए हैं, कभी नहीं मिले हैं। इस ईरानी शाह अब्बास जो था, इससे जहांगीर का जो संबंध था वो मधुर नहीं था, मतलब इन दोनों के बीच में मधुर संबंध नहीं थे, इसलिए तो उन्होंने भेड़ और शेर का सहारा लिया। और अबुल हसन ने कहा कि इस समय शाह नहीं, शेर पे खड़ा जहांगीर विश्व प्रसिद्ध कौन है? शासक है, राजा है। तो इस चित्र में क्या दिखाया गया? जहांगीर का सपना अबुल हसन ने बनाया था। इस चित्र में एक सीट पर ग्लोब का चित्र बनाकर, ग्लोब बनाकर उस पे, उसमें विश्व का मानचित्र लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ग्लोब पे वैसे ही विश्व का मानचित्र बना हुआ होता है, तभी तो उसको ग्लोब कहते हैं, ठीक है। तो मानचित्र ग्लोब कह सकते हैं उसको। तो उस ग्लोब की आकृति बनाई, ग्लोब की आकृति के ऊपर उसने क्या किया? एक दिशा में शेर की आकृति, एक दिशा में भेड़ की आकृति बनाई, शेर पर जहांगीर को चित्रित किया, भेड़ पे शाह अब्बास को चित्रित किया, और दोनों आकृतियों को क्या? गले मिलते हुए चित्रित किया गया है। वास्तव में ये कभी मिले ही नहीं है, और जो शाह अब्बास है उसका और जहांगीर का, जहांगीर के जो संबंध थे वो बिल्कुल भी मधुर नहीं थे, मतलब अच्छे संबंध नहीं थे उनके। सही है? इस चित्र में किसी को कोई दिक्कत समस्या है क्या? तब तो आगे स्टार्ट करें। श्री कौन से संग्रहालय में स्थित है? चित्र, हाँ शाबाश, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, राष्ट्रीय संग्रहालय। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है ये इस समय। हालांकि ये आपकी बुक में नहीं दे रखा है, लेकिन फिर भी अपने को याद रखना है, क्योंकि जो एनसीईआरटी की बुक आएगी उसमें एक दो लाइन मिसिंग हो जाए, एक दो लाइन आपको ऐसी मिल जाए, तो ये भी अपने को याद रखना है कि जहांगीर का सपना चित्र कहाँ है? राष्ट्रीय संग्रहालय। वैसे ये सारे जो मुगल चित्र अपन ने पढ़े हैं, इनमें से दो चित्र, दारा सिकोह की बारात
एक तो ये चित्र और एक सलीम का जन्म, ये दोनों यूपी के आगरा संग्रहालय में सुरक्षित हैं। ये दोनों यूपी के आगरा संग्रहालय में सुरक्षित है। ठीक है, ये दोनों। और जहांगीर का सपना राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। और कबीर और रैदास चित्र है जो पटना संग्रहालय में सुरक्षित है। पटना संग्रहालय में सुरक्षित है। मतलब ये संग्रहालय का मतलब है कि आज भी मौजूद हैं ये चित्र। ऐसा नहीं है कि खत्म हो चुके, मिट चुके हैं, है ही नहीं, नष्ट हो चुके हैं, ऐसा नहीं है, आज भी मौजूद है। कहाँ रखे हुए हैं? वो रखे हुए हैं, एक तो पटना में रखा हुआ है, एक दिल्ली में रखा हुआ है। दो चित्र हैं जो यूपी में आगरा में रखे हुए हैं। ऐसा सब कुछ है इसमें। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? बोलो फटाफट। नो सर। अच्छा, मतलब सबको समझ में अच्छे से आ चुका है। वेरी गुड। आज आपको जैसे ही क्लास कंप्लीट होगी नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, आपको नोट्स ग्रुप में मिल यार जाएंगे। सेंड करोगे? सर ये नोट्स कहीं पे आएंगे? क्या? ग्रुप पे? ये नोट्स यार कहीं पे आएंगे सर? ग्रुप पे, ग्रुप पे, नहीं व्हाट्सएप ग्रुप आज आ जाएंगे सबके पास में। सर मेरा तो कनेक्ट ही नहीं है, हैं? ERP पे सेंड जोड़ा कर हुआ ही देना। नहीं है सर मेरा तो। तो स्कूल में फोन करो ना, क्यों नहीं कर रहे आप? ग्रुप में तो जुड़ो कम से कम। किसके पास? हैं? बाबूलाल जी सर के पास। ठीक है, अब सही आएगी आवाज आप लोगों को? हाँ, हाँ सर। वेरी गुड। देखो, यहां तक मुगल शैली कंप्लीट हो चुकी है। अब मुगल शैली का अपन पढ़ेंगे विशेषताएं। सब कुछ कंप्लीट कर लिया है अपन ने, अब बाकी बची हैं सिर्फ विशेषताएं। दो विशेषताएं पढ़ेंगे अपन। देखो, विशेषताएं। पहली विशेषता, सबसे मुख्य विशेषता, पहली विशेषता क्या? कि इस समय जो मुख्य विशेषता है, इस समय मुगल शैली के समय सफाई का पूरा पूरा जो चित्र बने हैं उनमें सफाई का पूरा ध्यान रखा गया है। चित्रों में ऐसा चित्र नहीं है कि उसमें बिल्कुल ऐसे कलर भद्दे से कलर किए गए हैं, आधा बॉर्डर। क्या सर पाला का बताया है? मुझे कुछ समझ में नहीं आया, क्या कौन है? बोलो आजाद सिंह, क्या बात है? सर नॉलेज बताया इससे पहले। हाँ, देखो, चित्रों में सफाई का पूरा ध्यान रखा गया है। मतलब मुगल काल के सभी, अपन सारी विशेषताओं की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि जहांगीर, शाहजहां, अकबर वगैरह किसी की एक पर्सनल विशेषताएं ले रहे हैं चित्रों की, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपन क्या कर रहे हैं? मुगल शैली की विशेषता पढ़ रहे हैं कि संपूर्ण मुगल शैली 1600 जो 1526 से लेकर अब तक 1658 में जब औरंगजेब ने सत्ता संभाली थी, वहां तक की मुगल शैली के अपन विशेषताओं की बात कर रहे हैं। तो सारी विशेषताओं में क्या है? चित्रों में पूर्णतः सफाई का ध्यान रखा गया है। जितने भी चित्र बने हैं उनमें सब में सफाई का ध्यान रखा गया है। ऐसा नहीं है कि जैसे चित्र बनाया है तो उसका बॉर्डर काला सा बना दिया या कुछ कलर उसमें मिक्सिंग हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल सफाई से कलरिंग की गई है, बिल्कुल सफाई से ये सारे चित्र बनाए गए हैं। इस समय घरेलू चित्रण, घरेलू चित्रण नहीं बने हैं। कहने का मतलब किसी भी चित्रकार ने ऐसा नहीं किया कि घर पे गया और चित्र बना दिया। इस समय क्या हुआ था? इस समय सारे चित्र दरबार से संबंधित चित्र बने थे। अगर मैं मान लो उस समय मुगल चित्रकार हूं तो मुझे घर पे बनाने की अथॉरिटी नहीं थी। जो भी चित्र बनाना था या तो उस समय के राजा के द्वारा बनाई गई चित्रशाला के अंदर जाके बनाऊं या फिर उस राज दरबार में जाकर चित्र बनाऊं। तो ये दोनों तालमेल थे उसमें, इसलिए इस समय घरेलू चित्रों में बहुत कमी आई थी। घरेलू चित्रों का निर्माण बहुत कम हुआ था। देखो, फिर उसके बाद में है सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन से संबंधित चित्र अधिक बने हैं। सामाजिक जीवन से संबंधित,
कहने का मतलब इस समय जो समाज में चल रही थी परंपराएं, उनसे संबंधित चित्र अत्यधिक बने हैं, समाज से संबंधित चित्र बहुत ज्यादा बने हैं इसके अंदर। हुआ क्या है, जैसे अकबर के समय में चित्र बने थे, तो वो अकबर एक ऐसा शासक था कि वो भेष बदलकर, ऐसा कहा जाता है कि वो भेष बदलकर प्रजा के अंदर जाता था, ठीक है, और प्रजा की हर एक बात को वो देख के आता था कि कहाँ क्या हो रही है, क्या बात हो रही है, उसको जान के दूसरे दिन उसका समाधान करता था। अगर कोई दिक्कत परेशानी है, कोई बुराई चल रही है समाज में या अपने शासन में, तो उसको दूसरे दिन वो ठीक करता था। तो वो क्या करता था, उस समय सामाजिक जीवन से संबंधित चित्र अधिक बनवाते थे। ये पूरी मुगल शैली में हुआ, सभी शासकों ने समाज से संबंधित चित्र ज्यादा बनवाए हैं, ठीक है। इसके अलावा चौथा है दरबारी चित्रण। दरबारी चित्र, इस समय दरबारी चित्रों की भरमारता रही, मतलब दरबार से संबंधित चित्र अत्यधिक बने। जितने भी मुगल शासकों के समय चित्र बने हैं वो सारे दरबारों से संबंधित ही चित्र बने हैं, मतलब राजा के दरबार में जाकर उन चित्रों का निर्माण करना होता था, राजा के दरबार में ही जाना पड़ता था और इन चित्रों का निर्माण करना पड़ता था। सही है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है क्या? सर ये वापस बताओ, दरबारी चित्रण, वाह, ये समझ में नहीं आया। आधा नंबर का क्वेश्चन आएगा तो ये वापस बोल रहा हूं, सुनना ध्यान से। प्रत्येक राजा के शासन काल में अलग अलग तरीके से चित्रकारी होती थी। कहने का मतलब अपन दरबारी चित्रकला की बात कर रहे हैं, दरबारी चित्रकला है क्या, विशेषता की बात नहीं कर रहे हैं। दरबारी चित्रकला है क्या, प्रत्येक राजा के समय अलग अलग चित्रकारी बनती थी, अलग अलग चित्र बनते थे। जैसे मैं राजा हुआ, मेरे समय अलग चित्रकारी हुई, एक कोई आप में से कोई राजा हुआ, उसके समय में कोई अलग चित्रकारी, वो अपने पसंद से चित्र बनवाता था, मैं अपने पसंद से, वो कोई दूसरा अपनी पसंद से, ऐसे अलग अलग राजाओं के समय अलग अलग चित्रकारी होती थी, उसे ही दरबारी चित्रकला कहा जाता था। बात दरबारी चित्रकला। अब विशेषताओं की बात करें तो राजाओं के समय दरबारी चित्रकला का चित्रांकन बहुत ज्यादा हुआ है। विशेषता है ये कि ये बहुत बड़ी विशेषता है कि मुगल शैली में सबसे ज्यादा दरबारों में चित्र बने हैं, राजाओं के महलों में चित्रों का निर्माण हुआ है। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, आगे देखते हैं अपन। इस समय प्रेम कथाओं से संबंधित चित्र, इस समय प्रेम कथाओं से संबंधित चित्र, इस समय पशु पक्षियों से संबंधित चित्र, ये अब अगली विशेषता की बात कर रहे हैं अपन। इस समय प्रेम कथाओं से संबंधित चित्र, इस समय पशु पक्षियों से संबंधित चित्र, इस समय समाज से संबंधित चित्र, इस समय धार्मिकता से संबंधित चित्र, और इस समय वैभव और राजसी विलास, राजा महाराजाओं से संबंधित चित्रों का निर्माण बहुत ज्यादा हुआ है। ये जो लाइन बोली ये समझ गए होंगे आप लोग। इस समय प्रेम संबंध से संबंधित, प्रेम कथाओं से संबंधित चित्र, इस समय पशु पक्षियों से संबंधित चित्र, इस समय राजा महाराजाओं राजसी वैभवों से संबंधित चित्र, ठीक है, और ऐसे अलग अलग चित्र बहुत ज्यादा निर्माण हुए हैं। सामाजिक जीवन से संबंधित चित्र भी बहुत ज्यादा बने हैं, किसमें? मुगल शैली। कोई दिक्कत है क्या? सही है, समझ में आ गया होगा यहां तक तो। देखो अगली विशेषता, मुगल शैली में सबसे ज्यादा 1.5 चश्म चेहरे बनाए गए हैं। चश्म, एक हर चित्र में एक पूरी आंख और एक आधी आंख दिखाई गई है। कहने का मतलब हर चित्र में जो वो है वो 1.5 चश्म चेहरे अत्यधिक मात्रा में दिखाए गए हैं। सही हो गए। इसमें एक सबसे बड़ी विशेषता थी इसकी, देखो मैं बता रहा हूं आपको, अलंकारिक योजना, संगति, रंग, ठीक है, शीतलता। मतलब अलंकारिक रंग योजना का मतलब जो चित्र बने हैं, इसमें जो भी चित्र बने हैं उनका बॉर्डर बनाया गया है सभी चित्रों में, और उनके अंदर अलंकारिक चित्र बनाए गए हैं। फूल, बेल बूटे, लताएं, ये इसके बॉर्डर में बनाया गया है, और फिर बाद में बीच में चित्र बनाया गया है। ये इसकी विशेषता मानी जाती है। मुगल शैली चैप्टर खत्म है। पूरे चैप्टर में किसी को कोई समस्या है तो अभी पूछेंगे। पूरे चैप्टर में कोई समस्या है तो तुरंत 5, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है दक्षिणी शैली। देखो दक्षिणी शैली तो आप
हालांकि दक्षिणी शैली एक बहुत छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको पढ़ने में। देखो समझना, सारे ध्यान से समझना। दक्षिणी शैली ये है आपका नेक्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट चैप्टर है दक्षिणी शैली। देखो दक्षिणी शैली, भारत दक्षिणी शैली कहाँ है भाई? जैसे भारत है, यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से आया, फिर यहाँ से ऐसे। तो वो जो दक्षिण का एरिया है, ये वाला एरिया भारत का जो दक्षिणी एरिया है, उसकी बात करना है अपन कि वो उस क्षेत्र में कौन सी कला का ज्यादातर विकास हुआ है, उसकी बात करना है अपन। ठीक है, तो दक्षिणी शैली में देखो, इस दक्षिणी शैली में 14वीं शताब्दी में भारत में दो महत्वपूर्ण राज्यों का उदय हुआ था। 14वीं शताब्दी जो थी, इसमें क्या हुआ था? भारत में दो महत्वपूर्ण राज्यों का उदय हुआ था। कौन सी शताब्दी में? 14वीं शताब्दी। देखो 1336 ईस्वी में हुआ था विजयनगर, 1336 में हुआ था विजयनगर साम्राज्य, और 1347 में हुआ था बहमनी सल्तनत। बहमनी सल्तनत, ये दो राज्यों का उदय हुआ 14वीं शताब्दी में। 1336 में विजयनगर बना और 1347 में कौन बना? बहमनी सल्तनत बनी। ध्यान से समझेंगे, आपको तुरंत ये चैप्टर याद हो जाएगा, आपको दोबारा पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना अच्छा याद होगा अगर आप एक बार ध्यान से पढ़ेंगे तो। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान लगा के पढ़ना। देखो 1336 में विजयनगर, 1347 में बहमनी सल्तनत, दो महत्वपूर्ण राज्यों का उदय हुआ था इस समय। और जो विजयनगर था, तो पहले अपन विजयनगर की बात करते हैं। दो महत्वपूर्ण राज्यों का उदय हुआ था। दक्षिण शैली पढ़ रहे हैं, दक्षिण शैली में 14वीं शताब्दी में दो महत्वपूर्ण राज्यों का उदय हुआ था। 1336 में विजयनगर की स्थापना हुई और 1347 में बहमनी सल्तनत की स्थापना हुई। ये अपन इसमें पढ़ रहे हैं। तो विजयनगर की बात करते हैं। विजयनगर की स्थापना की थी हरिहर व बुक्का। हरिहर व बुक्का, ये दो भाई थे, इन्होंने विजयनगर की स्थापना की थी। हरिहर व बुक्का नामक दो भाई थे, इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। अपने पास 9 मिनट और बचे, ध्यान से सुनना। ठीक है, 1336 में विजयनगर की स्थापना हुई, स्थापना की हरिहर व बुक्का ने, और इसकी स्थापना करके इसका जो क्षेत्र था, मतलब इसका जो विस्तार था, वो कहा था कृष्णा नदी से, कृष्णा से कावेरी और बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक। कृष्णा से कावेरी और बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक इसका विस्तार फैला था। याद रखना, 14वीं शताब्दी में दो राज्यों का उदय हुआ था। 1336 में विजयनगर, 1347 में बहमनी सल्तनत। विजयनगर की अपन बात करते हैं। 1336 में विजयनगर की स्थापना हरिहर व बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। इसका विस्तार कृष्णा से कावेरी और बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक फैला हुआ है। कोई दिक्कत है क्या? ठीक है। राजा कृष्णदेव विजयनगर के श्रेष्ठ राजा थे। राजा कृष्णदेव विजयनगर के श्रेष्ठ राजा माने जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करें कि अपने को कैसे पता चला कि ये राज्य हैं और इनमें चित्रकला होती थी। 13वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं अपन, 13वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं। हालांकि इससे संबंधित अपने को ग्रंथ मिला है, इसीलिए तो अपन बात कर पा रहे हैं, लेकिन ग्रंथ के भरोसे कैसे रहने अपन? इसकी कोई प्रमाण, पुख्ता प्रमाण भी तो मिलने चाहिए, सबूत भी तो मिलने चाहिए। तो सबूत अपने को क्या मिला? एक यहाँ पे एक मंदिर है विजयनगर में, दक्षिण में, इसका नाम है लेपाक्षी वीरभद्र। लेपाक्षी वीरभद्र एक मंदिर है, लेपाक्षी वीरभद्र। इस मंदिर की दीवार पर चित्र बने हुए हैं।
लेपाक्षी वीरभद्र मंदिर की दीवार पर चित्र बने हुए हैं, उन चित्रों पर सन भी लिखी हुई है और उन चित्रों पर विजयनगर भी लिखा हुआ है। अब ये चित्र कहाँ है? विजयनगर साम्राज्य में एक मंदिर बना हुआ है लेपाक्षी वीरभद्र, उस मंदिर की दीवारों पर भित्ति चित्र बने हुए हैं, और वो भी भित्ति चित्र भी कौन से बने हुए हैं? देखो, शिव के विविध अवतार, संत, संगीतज्ञ, संगीतज्ञ, दिव्य प्राणी, ये प्रमुख 4 चित्र यहां पर प्राप्त हुए हैं। प्रमुख 4 चित्र कौन से? देखो, शिव के विविध अवतार, संत, संगीतज्ञ, 5 प्राप्त हुए थे। एक है भगवान विष्णु, भगवान विष्णु, 5 चित्र मिले थे। तो कहने का मतलब, एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं मैं इसको, देखना। 1336 में विजयनगर की स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना हरिहर व बुका नामक 2 भाइयों ने की थी। इसका विस्तार कृष्णा से कावेरी व बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक माना जाता है। राजा कृष्ण देव इसके श्रेष्ठ राजा माने जाते थे। इसके विजयनगर में लेपाक्षी वीरभद्र नामक एक मंदिर है, जिसकी दीवार पर भित्ति चित्र बने हुए हैं। उन भित्ति चित्रों में से शिव के विविध अवतार, संत, संगीतज्ञ, दिव्य प्राणी, भगवान विष्णु आदि के चित्र बने हुए हैं। ये 5 चित्र बने हुए हैं, ठीक है। इन चित्रों के आधार पर अपन कह सकते हैं कि 13वीं शताब्दी में या 14वीं शताब्दी में विजयनगर कला के क्षेत्र में एक अच्छा साम्राज्य था, एक श्रेष्ठ साम्राज्य था, जिसमें चित्रकला का विस्तार होता था, जिसमें चित्रकला का प्रचार प्रसार होता था। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? आ गया समझ में? ओके, थैंक यू। आगे देखते हैं। देखो, इसको दोबारा बोलने की जरूरत थोड़ी पड़ेगी। ठीक है, आगे देखते हैं। ये तो समझ में आ गया होगा आपको। आगे देखते हैं। अपन बात करते हैं फिर 1347 में बहमनी सल्तनत की स्थापना हुई। भाई विजयनगर की तो अपन ने पढ़ ली, बस इतनी बात है। विजयनगर की इतनी बात है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हुई थी। हरिवर बुका ने की थी। बंगाली खाड़ी से कृष्णा से कावेरी, बंगाली खाड़ी से अरब सागर। राजा कृष्णदेव इसके श्रेष्ठ राजा। लेपाक्षी वीरभद्र मंदिर की दीवार पर इसमें अच्छे चित्र बने हुए हैं, भित्ति चित्र बने हुए हैं। शिव के विविध अवतार, संत, संगीतज्ञ, भगवान विष्णु, दिव्य प्राणी, ये बहुत से चित्र इसमें बने हुए हैं, जो श्रेष्ठ चित्र माने जाते हैं, ठीक है। बात करते हैं 1347 में विजयनगर साम्राज्य, बहमनी सल्तनत की। देखो, सुल्तान अलाउद्दीन बहमन, सुल्तान अलाउद्दीन बहमन, सुल्तान अलाउद्दीन बहमन के नाम पर बहमनी सल्तनत नाम पड़ा था इसका। सुल्तान अलाउद्दीन बहमन के नाम पर इसका बहमनी साम्राज्य नाम पड़ा। बताओ सर, ये अलाउद्दीन खिलजी का क्या लगता था? खिलजी भी तो था ना, अलाउद्दीन खिलजी। अरे ऐसा कुछ नहीं है, इससे उससे कोई संपर्क नहीं है। ये दक्षिणी भारत का एक अलग से, अरे एक नाम के 2, अकबर तो 4 थे, अकबर 4 थे। शाह थे, शाह, जो शाह एक शाहजहां का पुत्र, जो वो था औरंगजेब। औरंगजेब से बड़ा भाई भी शाह था। और एक शाह ईरान में भी था, जो राजा, जो अभी बात की थी अपन ने, शाह अब्बास। ऐसा कोई तालमेल वाली बात नहीं है। मुझे पता था ये चीज, मुझे जब मैं खुद पढ़ रहा था तो मुझे भी लगा था कि यार ऐसा कुछ तो है नहीं। फिर मैंने चेक किया, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। देखो, इस समय फिरोज शाह बहमनी, इस समय इसी का भाई था फिरोज शाह, फिरोज शाह बहमनी। तो ये क्या था? फिरोज शाह बहमनी, इसके समय में भी फिरोज शाह बहमनी ये इसका राजा बना बहमनी सल्तनत का। और ये उस समय गणित व विज्ञान में पारंगत था, बहुत अच्छा विद्वान था ये गणित और विज्ञान का। साथ साथ ये चित्रकला में भी महारथी था, चित्र भी बहुत अच्छे बनाता था। इस हिसाब से बहमनी सल्तनत में भी चित्रकला का धीरे धीरे विकास हुआ, बहुत अच्छा विकास हुआ इसमें बहमनी सल्तनत में। इस राज्य में ईरानी प्रभाव वाली चित्रकला का विकास ज्यादा हुआ। ईरानी, क्योंकि ईरान से भी संबंध थे इनके,
ठीक है, ईरान के शाह जो था उससे भी संबंध थे इनके। तो ईरानी शैली का ज्यादा प्रभाव पड़ा बहमनी सल्तनत पे। कौन सल्तनत पे? बहमनी सल्तनत पे। और इसी के कारण देखो बहमनी सल्तनत में जो चित्रकला पनप रही थी वो ईरान का प्रभाव था, और ईरान का प्रभाव होने के कारण ये दक्षिणी चित्रशैली एक अलग से बन गई, अलग से बनी, तभी तो इसको दक्षिणी चित्रशैली के नाम से जाना जाता है। कहने का मतलब बहमनी सल्तनत में जो चित्रकला पनपी थी उसी को दक्षिणी शैली कहते हैं, ये आप लोग याद रखना। बहमनी सल्तनत में पनपी चित्रकला को दक्षिणी चित्रशैली कहा जाता है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा अहमद शाह वली बहमनी, अहमद शाह वली, अहमद शाह वली बहमनी नाम है आदमी का। अहमद शाह वली बहमनी जो ये था, ये वहां का एक दुर्ग था जिसका नाम था बीदर दुर्ग। बीदर दुर्ग कहाँ का? बहमनी सल्तनत का एक दुर्ग था बीदर दुर्ग। इसमें चित्र बनवाए थे, बेल बूटेदार चित्र। इसने बेल बूटेदार, इसमें बेल बूटेदार चित्र बनवाए। किसने? अहमद शाह वली बहमन ने बीदर दुर्ग में बेल बूटेदार चित्रों का निर्माण इसने करवाया था, ठीक है। सही है क्या? हाँ सर। तो यहां तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसके बाद में अपन इसके बहमनी सल्तनत के राज्य पढ़ेंगे धीरे धीरे। बहमनी सल्तनत क्या था? सत्ता के लालच में आकर, क्योंकि बहमनी सल्तनत में 5 शासक थे, तो 5 शासक सत्ता के लालच में आकर और क्या कर रहे थे सर? क्या? बहमनी शासक 5 शासक थे, 5 भाई थे। वो क्या कर रहे थे? सत्ता के लालच में आके 5 भागों में बट गए थे। इसका अपन कल पढ़ेंगे क्योंकि अपना टाइम आउट हो चुका है लगभग, ठीक है। तो अपन इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। बहमनी सल्तनत की बात कर रहे थे अपन, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। बहमनी सल्तनत का अलाउद्दीन बहमनी राजा था, इसके नाम पर इसका नाम पड़ा था। फिरोज शाह बहमनी था जो इसका श्रेष्ठ राजा था, ये गणित और विज्ञान में पारंगत था। अहमद शाह वली ने वहां पर बीदर दुर्ग में बेल बूटेदार कार्य का चित्रांकन करवाया था। इससे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, और इसके बारे में कल डिटेल से पढ़ लेंगे और थोड़ा।